स्वागत साथियों, आप सभी का एसएस क्लासेस से एक न्यू वीडियो में। साथियों, बहुत ही जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होने वाला है। और अगर कि आपको टीआरई 4 का एग्जाम देना है तो उसमें एक जो टॉपिक है वो आईएनएम का टॉपिक है, यानी कि जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। चाहे वो आप 1 से 12 तक में किसी का भी तैयारी कर रहे हो, आईएनएम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीएस पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे उसमें देखिएगा तो डायरेक्ट रूप से जीएस में 8 मार्क्स का आईएनएम पूछा जाता है। और कई बार ये आईएनएम देखने को मिला है कि डायरेक्ट रूप से जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्लास 8 का इतिहास का बुक, जिसे सामाजिक विज्ञान का कोई बुक कहा जाता है, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 3, इससे सवाल डायरेक्ट रूप से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि इस सीरीज में, जो सीरीज अभी आप लोगों का स्टार्ट हुआ है क्लास 8 का जो हिस्ट्री है, इसमें जो भी चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, अगर कि आपको मैं एक बार चैप्टर्स यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर्स का नाम देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्लास 8 में। यहाँ पे 8 चैप्टर है और इसी 8 चैप्टर से बहुत बार क्या होता है कि सवाल जो है डायरेक्ट रूप से यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डेली एक चैप्टर पढ़ाकर 1 सप्ताह के अंतर्गत में जो आपका 8 चैप्टर है यहाँ पे हम इसको खत्म कर देंगे। तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 लाइक्स कम से कम मिले। जैसे ही 50 लाइक्स आएगा तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा अगला पार्ट्स लेकर आने के लिए, ठीक है। तो आप लोग तसल्ली से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमको पढ़ाने का क्या तरीका होगा कि जो केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, आपको ही पता होगा कि अगर कि हम यहाँ पे बुक्स पढ़ना चाहें तो बुक्स कितना यहाँ पे कठिन होता है पढ़ना, और एक एक पॉइंट को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो केवल और केवल जो आपका इम्पोर्टेंस पॉइंट है, बुलेट पॉइंट्स के तौर पे, यानी कि जहाँ से सवाल पूछा जाता है, केवल और केवल हम वही पॉइंट्स आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। क्लास 8 एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें अगर देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तारीखें कैसे महत्वपूर्ण होती है, कैसे यहाँ पे निर्धारित की जाती है, और भी इसके जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर के कोई पीसीएस की तैयारी करता है, जो सिविल सर्विस 17th या 72 या यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उनके लिए ज़्यादा ये रिकमेंडेड रहता है कि ये जो कंटेंट दिया रहे वो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक मेंस पेपर होता है वो रिटेन का होता है। और ये आप जब पढ़िएगा ना तो आपका रिटेन में आपका जो यहाँ पे सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। लेकिन जो वनडे एग्जाम होता है, आपको ही पता होगा, वनडे एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है। उसमें डायरेक्ट रूप से समझिए कि रटंट विद्या ही काम आता है, कि जो अगर के आपका एक फैक्ट है, उस फैक्ट को अगर आपको याद है तो जाकर वहाँ पे टिक मार्क करके आप मार्क्स वहाँ पे लेके आ जाइएगा। तो आपका बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम वनडे एग्जाम है, इसीलिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल दिया गया है, हम वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अनावश्यक कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर में एक चित्रकारी दिया गया है और चित्रकारी से संबंधित एक नीचे स्टेटमेंट दिया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। यानी कि सवाल डायरेक्ट रूप से यही पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के नक्शा तैयार करने के लिए किसको दिया था, तो वो जो दिया था रेनेल को दिया था। और रेनेल को इसलिए दिया था क्योंकि रेनेल जो था ना, कि अंग्रेज का भारत पे अधिकार हो रहा था, उसको कुछ ज़्यादा ही इसमें दिलचस्पी था और इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर नक्शे के थ्रू पेश करना चाहता था। इसीलिए रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर ये काम दिया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट अगर के इस बुक्स में आइएगा तो एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिप्टन टी। यह एक बहुत ही ब्रांडेड चाय होता था उस समय के लिए, जो कि बहुत सारे जो राजा महाराजा होते थे इस चाय को वहाँ पे पीते थे। तो इसके बारे में अगर देखिएगा तो नीचे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर इशारा करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की एक तरफ भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया तीसरा का बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ नॉर्थ की पदवी यहाँ पे दी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये लिप्टन चाय का एक प्रचार है, पीछे में देखिएगा तो ये एक महल दिया गया है और इसके आगे जो है यहाँ पे ऑर्थर साहब है, और इनको जो यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
ड्यूक ऑफ नॉर्थ का पदवी यहाँ पे दिया गया था। अब डायरेक्ट रूप से सवाल यही आपसे पूछ लेगा कि ड्यूक ऑफ नॉर्थ किसे कहा जाता है, तो जो यहाँ पे रानी विक्टोरिया के तीसरा लड़का थे, राजकुमार थे, ऑर्थर, उनको ही यहाँ पे ड्यूक ऑफ नॉर्थ कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये सब पॉइंट ना बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा कि ड्यूक ऑफ नॉर्थ किसे कहा जाता है, जो लिप्टन था ये क्या चीज़ का विज्ञापन पेश करता था। तो खास करके इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप लोगों को जो एनसीईआरटी है यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। आप भी जो पुस्तक यहाँ पे पढ़े होंगे उस पुस्तक में देखे होंगे कि सारा गवर्नर जनरल का अपना एक कार्यकाल होता था और अपना उनका जो भी वहाँ पे काम होता था सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन जो इसका शुरुआत होता है, किसके शुरुआत होता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में खत्म होता है। कहने का मतलब है सवाल इस तरीका से पूछेगा कि अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये दोनों पॉइंट यहाँ से क्लियर होते हैं और ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पढ़ने को है, लेकिन इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि हम आपको बताएं। अब देखिए एक यहाँ पे फोटो दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे फोटो दिया गया है। ये फोटो क्या है, देखिए क्या दिया गया है। ये फोटो है वारेन हेस्टिंग्स का। किसका, वारेन हेस्टिंग्स का, जो कि 1773 से पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। आपसे डायरेक्ट रूप से यही पूछा जाता है कि बंगाल का पहले गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर हुए, उसके बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था, इसीलिए ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथियों एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर के आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स हैं। जिस तरीका से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरीका से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक टोटल का यहाँ पे हम चैप्टर वाइज नोट्स बना दिए हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी का जो बुक है इसको पढ़ने की जरूरत ना हो और हर एक पॉइंट आपके जहन में आ जाए जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम कंपाइल किए हैं। तो ये जो ई बुक है जाकर एसएच क्लासेस एप्लीकेशन से आप लोग वहां पे परचेज कर सकते हैं। इसका एसएच क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक हम अपने इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो जाकर वहां से आप इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आते हैं अपने पाठ्यक्रम के ऊपर में क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया गया है, क्या पॉइंट दिया गया है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इन किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया। साथियों अभी आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं, आप इतिहास कैसे पढ़ते हैं? पहला इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा पढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा जो आप लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, यही ना पढ़ते हैं। लेकिन जो इससे पहले ये जो विभाजन किया है प्राचीन काल, आधुनिक काल या मध्यकालीन काल, ये भारत का इतिहासकार ने ये सब किया है। इससे पहले के जो अंग्रेज यहाँ पे इतिहासकार थे जिसका नाम था जेम्स मिल, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। वो 3 जो कालखंड था, पहला हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड। उनका मानना था कि सबसे पहले भारत में हिंदू लोगों को ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व था, इसीलिए हिंदू कालखंड में बांटे थे। फिर जैसे मध्यकालीन भारत में आप लोग देखिएगा तो मुस्लिम शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए उसने मुस्लिम कालखंड रखा। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, इसीलिए भारत के कालखंड को ब्रिटिश में उन्होंने बांटा था। तो डायरेक्ट रूप से ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारत के इतिहास को 3 कालखंड हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किसने यहाँ पे
पे बांटा था। तो उनका याद रखिए नाम, क्या नाम है, जेम्स मिल नाम है उनका। और ये कौन सा बुक में ये चीज बताए थे, तो उनका नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास, और उसका इंग्लिश होता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रूप से सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसलिए ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये इतना गधा था, ये यूरोप वासियों को हमेशा अव्वल मानता था, और जो भी एशियाई लोग हैं, एशिया के जो भी देश हैं, वहाँ के लोगों को कमतर ये समझता था। इतिहास की उनकी समझदारी ये थे कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। देखिए कुछ भी कहे, लेकिन ये जो था जेम्स मिल था, बातें तो अपने आप को बड़ा ही मानता था, लेकिन भारत में जो कुरीतियां फैली हुई थी उस समय, जैसे कि आपको पता होगा प्राचीन इतिहास में जो था बहुत ही ज्यादा जातिगत भेदभाव था, अंधविश्वास था, तो ये सब चीजों को भी अपने बुक में उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि जेम्स मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत में सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अब देखिए जिम अगर के बहुत ज्यादा कठिन यहाँ पे सवाल बनाए, तो डायरेक्ट रूप से यही पूछ सकता है कि जो इसमें से कौन सा कथन जेम्स मिल का है, कौन सा कथन जेम्स मिल का नहीं है। तो वहां पर ये भी डायरेक्ट रूप से सवाल पूछ सकता है। तो इनका क्या सुझाव था जेम्स मिल का कि अंग्रेजों को ना भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि जो भारतीय थे उनका जो विकास है, उनका जो प्रगति है, बिना अंग्रेजों के मदद से नहीं हो सकता था, ऐसा जेम्स मिल का मानना था, ठीक है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर ब्रिटिश, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, एक जो यहाँ पे अंग्रेज इतिहासकार हुए जेम्स मिल, जेम्स मिल क्या किए, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। पहला हिंदू, फिर मुस्लिम, उसके बाद अंग्रेज। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने उस चीज से अलग हटकर भारत के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में ये बांटकर यहाँ पे देखते हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे अगर देखिएगा टॉपिक आपको पढ़ना है, उपनिवेशी क्या होता है। जब एक देश एक दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। उपनिवेशीकरण क्या है भाई, जैसे भारत जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब कि वहां का जो भी रूल नियम थे, जो भी कानून थे, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उस चीज को अपने अंडर वाले देश के ऊपर में थोपना, यही उपनिवेशीकरण कहलाता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों से सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। डायरेक्ट रूप से सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है, नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह कहाँ कब हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कौन सा जहाज था, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो INS तलवार। ये 3 चीज ही केवल नौसेना विद्रोह से पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि एक फोटो दिखाया गया है। ये जो फोटो है भारतीय अभिलेखागार 1920 के दशक में यहाँ पे जो बनाया गया था, उसी का ये फोटो है। आपसे डायरेक्ट रूप से यही पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था, 1920 के दशक में ये बनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो ये कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज उतना नहीं है, जो कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब चीज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर के नीचे में आते हैं
तो नीचे में आप लोगों को बस यहीं पे इस चैप्टर था, इस चैप्टर में उतना कुछ भी खास नहीं था क्योंकि पहला चैप्टर था ना। अगर किसी तरीका से देखिएगा, अगर के दूसरा और तीसरा चैप्टर आते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया रहता है। तो ये पहला चैप्टर था आप लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 1। कैसा लगा चैप्टर? आप लोग का फीडबैक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है हमारे लिए, तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि किस तरीका से चैप्टर लगा और इसका कंटेंट किस तरीका से लगा। इसी तरीका से जो यहाँ पे टोटल चैप्टर्स अगर के मैं आपको अगर के दिखाएं शायद अभी हम कि जो टोटल चैप्टर यहाँ पे 8 चैप्टर थे, इसी तरीका से हम कवर करने का प्लान बना रहे हैं। कैसा लगा वीडियो? आपका सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख कर जाइएगा। और साथ में साथ जो भी वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो आई कंप्लीट वीडियो करके वहाँ पे आप एक मैसेज करके टाइप करने के बाद ही इस वीडियो को क्विट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।